साथियों, आज की क्लास में शुरुआत करेंगे, हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें कभी हमने दलित कहा, कभी आदिवासी कहा, कभी शेड्यूल्ड कास्ट तो कभी शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जिन्हें जाना गया। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट किस राज्य में निवास करते हैं? सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब किस राज्य में निवास करते हैं? नहीं जानते। और यदि किसी SC या ST के व्यक्ति के साथ किसी तरह का अपमानित भाषा का प्रयोग किया जाता है, जातिसूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अपमानित करने के लिए मारपीट वगैरह की जाती है, तो क्या आप जानते हैं कौन सी धारा के तहत आपने अपराध कर दिया है? नहीं जानते तो आप बिल्कुल सही जगह सही वीडियो देख रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं सब इंस्पेक्टर सुधीर को। और आज की कानून की क्लास में, आज की मूल विधि की क्लास में हम बात करेंगे SC ST से संबंधित कानूनों की। क्लास शुरू हो चुकी है, तो कॉपी पेन निकाल के आप मेरे साथ जुड़ जाएं। शुरुआत में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कानून की, SC ST कानून की कहानी की। कैसे ये कानून आया, क्यों इस कानून की जरूरत पड़ी। शुरुआत करते हैं ऋग्वैदिक काल से। वेदों की तरफ लौटें तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, 4 वर्ण हुआ करते थे। ये सब सारी चीज़ें आप इतिहास की कक्षा में अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में जैसे कैसे कर्म प्रधान जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदल गई। और जाति व्यवस्था ऐसी जो जन्म से आदमी को ठप्पा मिलने लगा कि वो इस जाति से, फलानी जाति से बिलोंग करता है, तो इस तरह का काम उसे करना पड़ेगा। तमाम बातें अब जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ तो क्या हमने कानून ऐसे लोगों की रक्षा के लिए, ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए, उन्हीं कानूनों की बात हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में। और सिलेबस के बारे में मैं हमेशा आपको क्लास में बताता हूं। सिलेबस आप जानते हैं, जो आपका GK का पोर्शन है, 3 भागों में बांटा गया है उसे, जिसमें मूल विधि में बेसिक लॉ, सब्सटेंटिव लॉ की, फंडामेंटल लॉ की हम बात करेंगे, और संविधान की बात होगी, और सामान्य ज्ञान की बात होगी। कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, कांस्टेबल का सिलेबस, उससे कितना अंतर है, क्योंकि कांस्टेबल की भी वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बाद आने वाली है। तो निश्चित ही मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो सवाल का लेवल है वो थोड़ा सा डीप जाता है। बाकी सिलेबस में केवल मूल विधि और संविधान में थोड़ा सा अंतर है, सेम है सिलेबस आपका। बाकी मैं कह सकता हूं कि 95% जो सिलेबस है वो एकदम सेम है। मूल विधि थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़नी है। मूल विधि डायरेक्ट जिस तरह दरोगा के सिलेबस में दी गई है उस तरह कांस्टेबल के सिलेबस में नहीं दी गई है। फिर भी 20% आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब सिलेबस आप देखेंगे कांस्टेबल का तो उसमें मानसिक अभिरुचि में कुछ टॉपिक दिए गए हैं मूल विधि के, जो मूल विधि से संबंधित है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ जितना मूल विधि डीपली आपको सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए पढ़ना है उसका लगभग 20% पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। उसी तरह संविधान जितना सब इंस्पेक्टर के लिए आप पढ़ेंगे लगभग 50% पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। बात कर रहे थे हम कानून की, आज के कानून की। आज जो हम बात करने वाले हैं SC ST कानून की बात करने वाले हैं। SC यानी कि अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट, और ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की। शुरुआत करने से पहले मैं आपको लौटा के ले चलता हूं जब हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमने संविधान बनाया, संविधान में कुछ मूल अधिकार बनाए, और मूल अधिकार के साथ साथ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हमने बात की। और जब 1951 में मद्रास सरकार ने एक आदेश निकाला, एक जियो निकाला कि शैक्षणिक संस्थानों में जो पिछड़े लोग हैं सामाजिक रूप से, उन्हें जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना है। जैसे ही ये आदेश आया, एक महिला हैं चंपकम दुराय राजन नाम की, जिन्होंने इस आदेश को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और सरकार हार गई इस केस में। सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा, क्योंकि उनके इस आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्या थी कहानी पीछे की, क्यों ये आदेश असंवैधानिक घोषित हुआ, क्यों आरक्षण जैसी चीज जो शैक्षणिक संस्थानों में आज लागू है
उस समय पे क्यों असंवैधानिक घोषित हुई, क्या थी कहानी, उसकी बात करते हैं। तो बात है चंपकम दुराय राजन मामला। 1951 का मद्रास सरकार ने एक आदेश दिया कि शैक्षणिक संस्थानों में धर्म और जाति के नाम पर हम आरक्षण देंगे उन लोगों को जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब ये मामला हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, चैलेंज होने के बाद सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 46 डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 46 हमें ये शक्ति देता है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, यानी कि एससी एसटी वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रबंध कर सकते हैं, कोई चीज लागू कर सकते हैं। जब ये चैलेंज हुआ मामला, तो चंपकम दुराय राजन ने क्या अपनी दलील दी। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक जो समानता के अधिकार की बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, मौलिक अधिकार का उल्लंघन आपने कर दिया आरक्षण देकर। तो इस तरह फिर जब बात कोर्ट में पहुंची तो माननीय न्यायालय ने कहा जी हाँ, जो सरकार ने आदेश दिया है वो पूरी तरह असंवैधानिक है। यदि इस तरह का कोई आदेश, इस तरह की कोई नीति आपको लानी है तो पहले जाके संविधान के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कीजिए, चेंज कीजिए। ये बात मौलिक अधिकारों में आपको लिखनी पड़ेगी। और फिर क्या हुआ, फिर सरकार ने एक कदम उठाया। 1951 भारत के संविधान का पहला संशोधन, और पहले ही संशोधन में मूल अधिकारों में परिवर्तन, अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और उसमें बात की गई कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, यानी कि एससी और एसटी, यानी कि पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जनजातियों के लिए हम कुछ प्रावधान करेंगे, उनकी शिक्षा के लिए, उनके सामाजिक स्तर को ठीक करने के लिए। तो अब कहानी नई शुरू हो गई, और शुरू हो गई ये बहस कि क्या मूल अधिकारों को प्रायोरिटी दी जाए या फिर डीपीएसपी को प्रायोरिटी दी जाए। ये कहानी, ये अंतर्द्वंद, ये बहस आज तक बनी हुई है। उसके बाद जब गोलकनाथ मामला 1967 में आया, सर्वोच्च न्यायालय में आया, तो फिर माननीय न्यायालय ने अपना जो पिछला फैसला था उसे पलटते हुए कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का मूलभूत ढांचा है, इसलिए मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण मामला, केशवानंद भारती मामला 1967 का, जिसमें मूल ढांचे की अवधारणा दी जाती है कि संविधान का मूल ढांचा आखिर है क्या। तो यदि सवाल इस तरह पूछा जाए कि क्या संसद चाहे तो मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, तो जी हाँ, क्योंकि परिवर्तन हो चुका है पहले भी, निश्चित ही परिवर्तन कर सकती है। संविधान की प्रस्तावना में भी परिवर्तन हो चुका है, मूल अधिकारों में भी संशोधन हो चुका है। तो पूरे संविधान में संशोधन किया जा चुका है किसी न किसी कारण से, सभी अध्याय में, सभी भागों में। लेकिन गोलकनाथ मामले के बाद केशवानंद भारती मामला 1967 का, केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे की अवधारणा, ये सवाल कई बार पूछा गया कि कौन सा वाद, कौन सा मामला संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा की शुरुआत है या अवधारणा से संबंधित है। तो केशवानंद भारती मामला 1967। और जो मामला हमने सबसे पहले बताया, चंपकम दुराय राजन मामला 1951, बहुत बार पूछा भी गया है, पहले संविधान के संशोधन से संबंधित है। जब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को, मद्रास सरकार को कहा कि ये असंवैधानिक है आपका आदेश, जब मद्रास सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया आदेश को, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट था, माननीय हाई कोर्ट के फैसले को उचित बताते हुए उसे असंवैधानिक घोषित किया। फिर संविधान के अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया, अनुच्छेद 15(4) में। तो ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, किस तरह से हमने धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाया, किस तरह से हमने चीज़ें की, संवैधानिक रूप से किस तरह आधार बनाया संविधान को, और किस तरह नए नए कानून बनते हैं। और मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि जब भी कोई कानून बनता है उसका आधार बनाया जाता है हमारे संविधान को आधार बनाते हुए कि इस अनुच्छेद, इन अनुच्छेदों के आधार पर हम ये कानून बना रहे हैं इन लोगों के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एससी एसटी आखिर हैं क्या, ये कौन लोग हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिन्हें इंग्लिश में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जाना गया, ये हैं क्या, आखिर इनकी परिभाषा क्या है, किन लोगों को हम कहेंगे, कैसे ये
निर्णय होगा कि किसे एससी और एसटी कहा जाए। तो इसी बात का जवाब दिया संविधान के अनुच्छेद 366 ने। याद रखेंगे ये बात, संविधान का अनुच्छेद 366 में खंड 24 और खंड 25, इसमें पूरे में खंड 1, 2, 3, 4 से लेके इस तरह खंड है जिसमें कुछ चीज़ों की परिभाषा दी गई है। उसी में खंड 24 में इन्होंने बताया कि एससी कौन लोग हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट कहा जाएगा, यानी कि एक तरह से जो हम साधारण भाषा में जो शब्द सुनते हैं दलित किसे कहा जाएगा। और खंड 25 बात करता है अनुच्छेद 366 का शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, यानी कि जनजातियों के बारे में। तो खंड 24 में क्या है, खंड 25 में क्या है, सिंपल सी बात समझिए। खंड 24 कहता है कि शेड्यूल कास्ट में वो ही जातियां आएंगी जिन्हें अनुच्छेद 341 में श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषित किया गया है कि ये अनुसूचित जातियां हैं, यानी कि ये शेड्यूल कास्ट हैं, उन्हें ही कहा जाएगा जो 341 में है। तो बात आपको याद रखनी है, एससी कौन है जो 341 में जो माननीय राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए गए हैं, और एसटी कौन है जो अनुच्छेद 342 में माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा एसटी घोषित किए गए, यानी कि अनुसूचित ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषित किया गया है। बात इतनी सी है 342 की कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके, पहले राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे, उसके बाद राज्य की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकेंगे, और जैसे ही घोषित होगा उस जाति का नाम उस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। और लिस्ट कहाँ है भाई साहब, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 में। परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में परिभाषा। 24 ने क्या कहा कि जो 341 में है वो ही एससी हैं, और खंड 25 ने क्या कहा कि जो अनुच्छेद 342 में जो लिस्ट है वही एसटी होंगे। अब बात करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ ये लोग हैं और किस राज्य में कितनी इनकी जनसंख्या है। जनसंख्या जनगणना पे चलते हैं, 2011 की जनगणना की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। 2011 की जनगणना के आधार पे एससी की परिभाषा की बात हम कर चुके हैं दोनों की। अनुसूचित जाति भारत में कितनी है, यानी जो एससी कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनका परसेंटेज की बात करें तो 16.6%, और लगभग 20 करोड़ लोग हैं, 20.14 करोड़ जैसा लिखा है। और एसटी में लगभग 8.6% लोग हैं और लगभग 10 करोड़। याद कैसे रहेगा, देखिए 8 और 16 आपको याद रखना है जब एसटी की बात होगी, यानी कि एक तरह से आप मोटी भाषा में समझना चाहें, जो भाषाएं चलती हैं उसमें समझना चाहें, तो जो आदिवासी समूह है यानी जो जनजातियों में आते हैं वो है 8%, और इसका डबल कर देंगे तो वो एसटी की जनसंख्या निकल जाएगी। लगभग 10 करोड़, साढ़े 10 करोड़ ये हैं और 20 करोड़ ये हैं। इस तरह आप याद रख लेंगे, 10, 20 और 8 गुणा 2 यानी 16। अब परसेंटेज की बात हो जाए कि भाई साहब किस राज्य में सबसे अधिक हैं, तो एससी यदि पूछ ले, शेड्यूल कास्ट पूछ ले तो सबसे अधिक पंजाब में है, और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर ले तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा इनका परसेंटेज है। परसेंटेज अलग चीज़ है और जनसंख्या अलग चीज़ है। आप ये बात समझे, परसेंटेज का मतलब 100 में से कितने लोग एससी या एसटी में हैं। जैसे पंजाब में बताया गया कि सबसे अधिक परसेंटेज है, लेकिन संख्या में जरूरी नहीं है कि पंजाब में ही सबसे ज़्यादा हो, प्रतिशत में ज़्यादा है। जैसे मैं कहूँ पंजाब में 100 में से 20 लोग हैं, वहीं यूपी में मैं कहूँ 100 में से 18 लोग हैं। तो यदि आप पूरी जनसंख्या में जब परसेंटेज के साथ खेलेंगे, परसेंटेज के साथ कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जनसंख्या उस प्रदेश की ज़्यादा है, तो 18% होते हुए भी वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो सबसे अधिक संख्या में पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में, हाँ जी हमारे अपने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में है एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट। और दूसरी चीज़ एसटी के लिए पूछ ले कि संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। 4 बातें आपको याद रहेंगी। परसेंटेज में यदि पूछ ले तो पंजाब और मिजोरम, और जनसंख्या में पूछ ले, संख्या की दृष्टि से पूछ ले, नंबर ऑफ पीपल पूछ ले तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसमें होंगे। संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, आखिर ये कानून बनाने का अधिकार कहाँ से मिलता है संसद को। हर कानून में हमने ये बात करी, मैंने बताया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी कि फंडामेंटल राइट्स, संविधान का भाग 3 और संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ से ही लगभग जितने हमने कानून पढ़े, चाहे वो बच्चों से संबंधित हों, महिलाओं से संबंधित हों, या फिर मानवाधिकारों की बात जो हम अगली क्लास में करेंगे, या दलितों या फिर एससी एसटी जिन्हें हम कहते हैं उनसे संबंधित हों, सारी जो अधिकार हैं वो मिलते हैं संविधान से। संविधान में कहाँ से मिलते हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 15(4), इसी की बात हम अभी कर रहे थे। 1951 में पहले संशोधन में जो जोड़ा गया, और ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिक
किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों एससी या जनजातियों एसटी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ये अधिकार मिला राज्य को, ये अधिकार मिला सरकार को। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार हमें देते हैं। संविधान की क्लास आपने कर ली होंगी, नहीं करी है तो हम आगे बात करेंगे संविधान की भी। हम पहले मूल विधि कवर करेंगे, संविधान कवर करेंगे, फिर चलेंगे तीसरे सेक्शन जीके का तीसरा सेक्शन, जिसमें हम इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र इन सब चीज़ों की बातें कर रहे होंगे। अनुच्छेद 46 जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, दोनों अनुच्छेद चंपकम दुराय राजन केस 1951 से संबंधित 15(4) जोड़ा गया संशोधन के बाद, और पहले से मौजूद था अनुच्छेद 40 डीपीएसपी, जो कहता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के राज्य को निर्देश देता है। यानी कि राज्य ऐसे काम करेगा जिससे इन चीज़ों को बढ़ावा मिल सके। तो आपकी समझ में एक चीज़ यहाँ आ गई होगी, यदि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात हो कि इनमें प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, तो पहला ही संविधान संशोधन इस बात को लेकर है कि प्रायोरिटी दी जाएगी मौलिक अधिकारों को। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभी नहीं है, अस्पष्ट थोड़ी सी बात है, क्योंकि आगे जब हमने संविधान संशोधन देखे तो कुछ उसमें कंडीशन दी गई, शर्तें दी गई कि कब डीपीएसपी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और कब मौलिक अधिकारों को ज़्यादा महत्व दी जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 275 पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 275 क्या कहता है भाई? 275 का सबसेक्शन 1 जो कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाएंगे, यानी कि जहां तक प्रशासन अभी पहुंचा नहीं है उसे बढ़ाएंगे, अनुसूचित क्षेत्रों तक लेकर जाएंगे, और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एसटी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। यानी कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार वित्तीय सहायता भी देगी ये काम करने के लिए। और ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पूछ ले तो भारत की संचित निधि से ये पैसा आएगा। अनुच्छेद 330 पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आरक्षण की। लोकसभा में क्या आरक्षण है, राज्यसभा में क्या आरक्षण है, विधानसभा में क्या आरक्षण है, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा प्रधानी के चुनाव आपके यहाँ होते हैं, पंचायत के चुनाव आपके यहाँ होते हैं, तो आप देखते होंगे हर 4-5 साल में कहते होंगे इस बार जो सीट है वो एससी के लिए है रिजर्व, इस बार जो सीट है वो महिला के लिए रिजर्व है। तो ये रिजर्वेशन की बात करते हैं कि इन लोगों के लिए, एससी एसटीज के लिए क्या रिजर्वेशन है। तो अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया जाएगा एससी एसटी को। पहली चीज लोकसभा की बात करी, संसद के 3 अभिन्न अंग, लोकसभा, राज्यसभा और महामहिम राष्ट्रपति, जिसमें लोकसभा में हमने आरक्षण की बात करी। उसके बाद हम राज्य की तरफ आए तो अनुच्छेद 332 क्या कहता है कि एसटी और एससी के लिए सीटों का आरक्षण होगा राज्य की विधानसभाओं में। मुझे लगता है ये दोनों चीज़ आपको याद रहेंगी। 330 केंद्र में लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करता है और अनुच्छेद 332 राज्य में विधानसभा में सीटों के आरक्षण की बात करता है। अब 243 डी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अनुच्छेद 243 डी 73 संशोधन हुआ संविधान में। 73वें संशोधन के बाद एक चीज़ जोड़ी गई, अनुच्छेद 243 डी। 73वां संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 73, 74 और 76वें संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम संविधान पढ़ेंगे उसमें इनकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में सीटों के रिजर्वेशन की बात करता है अनुसूचित जातियों के लिए। यहाँ तक आपकी समझ में आई होगी चीज़ें। संविधान का जो भाग 16 है उसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक हैं, और वह अनुच्छेद सभी इसी बात का प्रबंध करते हैं, इन्हीं चीज़ों का प्रावधान करते हैं कि कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध क्या हो सकते हैं। अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आज की क्लास में। 338 को आप किसी भी कीमत पर नहीं भूल सकते, क्योंकि ये प्रावधान करता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। उन आयोगों की बात करता है जो एससी के लिए बने, एसटी के लिए बने, ओबीसी के लिए बने। वो सभी आयोग 338 नंबर आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। किसी प्रकार की इमेज अपने दिमाग में बनाएंगे, लिंक करेंगे चीज़ों को जिससे कि नंबर याद रहे। 338 यानी कि 338 पहले एक ही आयोग हुआ करता था, और एक ही आयोग देखता था अनुसूचित जातियों के मामले भी और जनजातियों के मामले भी। लेकिन बाद में परिवर्तन किया गया संविधान में और सभी के लिए अलग आयोग की स्थापना की गई। जैसे 338 को अनुसूचित जातियों के लिए बनाया, यानी NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। लिख भी दूं अगर मैं आपके लिए तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करता है अनुच्छेद 338 ए में बढ़ेंगे। सबसे पहले अनुसूचित जाति की बात, 338 ए में जनजाति की बात, और 338 बी में
ओबीसी की बात होगी। यानी कि आपको ये तीनों अनुच्छेद याद हो जाना चाहिए। 338 में ही तीनों के लिए आयोग की बात है। राष्ट्रीय आयोग जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए 338, अनुसूचित जनजातियों के लिए 338A और अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 338B ये प्रावधान करते हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम भैया 341 की बात करते हैं। 341 और 342 आप मुझे लगता है समझ गए होंगे जब हमने परिभाषा की बात करी। 366 अनुच्छेद आर्टिकल 366 के हमने खंड 24 और खंड 25 की जब अभी बात करी थी, तो खंड 24 संबंधित था 341 से, जो कहता था कि जो लिस्ट दी गई है 341 में, जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने घोषित किए हैं कि ये लोग इस समुदाय के, इस वर्ग के लोग एससी कैटेगरी में आएंगे, तो ये 341 में खंड 24 ने कहा था, खंड 25 ने कहा था 342 में जो है वो एसटी में आएंगे। तो 341 क्या कहता है? राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब को निर्दिष्ट करने का अधिकार है। यानी कि कोई वर्ग समूह को उन्हें बढ़ाना हो इस लिस्ट में तो वो बढ़ा भी सकते हैं और ये लिस्ट भी वो बता सकते हैं कि इस लिस्ट में कितने लोग हैं। ये 341 में लिस्ट मिलेगी। अनुच्छेद 342 बात करता है कि अनुसूचित जातियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, कि इनके लिए भी सेम प्रोसीजर महामहिम राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अब कानूनी उपायों की बात करेंगे कि क्या कानूनी उपाय हमारे देश ने, हमारे देश की विधायिकाओं ने किए एससी और एससी समुदायों के लिए। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं कि अनुसूचित जाति जो शब्द है वो सबसे पहले प्रयोग कब हुआ। तो सबसे पुराना जो अधिनियम है, एक तरह से सबसे पुराना अंग्रेजों के टाइम पे जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, जहाँ से हमारा आज का संविधान लगभग 70% उसके जैसा बताया जाता है, उसी में सबसे पहले बात हुई थी। सबसे पहले शब्द का प्रयोग हुआ था अनुसूचित जाति का। इसके बाद एक अधिनियम आता है 1955 में, जिसका नाम होता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। छुआछूत आप जानते होंगे, शब्द सुना भी होगा कि टच ना हो जाए, कहीं मैं अपवित्र ना हो जाऊं, ऐसी बातें पहले चला करती थी बहुत। तो उसके लिए 1955 में कानून आया था इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। फिर 1955 वाले में संशोधन किया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 आया। फिर इसमें इन्हीं चीज़ों को, स्पर्शता वाली, छुआछूत जैसी चीज़ों को एससी एसटी के लोगों के उत्थान के लिए, सामाजिक रूप से उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए चीज़ें की गई और दंडनीय बनाया गया। ऐसे सभी कामों को दंडनीय बनाया गया। उसके बाद बात करेंगे हम धीरे धीरे, बढ़ते बढ़ते चीज़ें परिवर्तित होते होते इस चीज़ पर पहुँची कि हरिजन एक्ट जिसे कहा गया आज के टाइम पे, या एससी एसटी एक्ट जिसे कहा गया, वो अधिनियम आया 1989 में। आज का अधिनियम जिसकी हम बात करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से भी 1989 में ये अधिनियम बनेगा और क्या क्या प्रावधान इस अधिनियम में होंगे, इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे। तो 3 कानूनों की मैंने बात करी, जो पहला 1955 में आया, दूसरा 1976 में और तीसरा 1989 में। 1989 वाला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कानून का नाम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, दूसरे कानून को हमने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कहा, तीसरे कानून का नाम आपके सामने। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो चंपकम दुराय राजन मामला 1951 का, जिसकी हम बात कर चुके हैं। 1951 में मद्रास सरकार ने जो अपना आदेश निकाला, आरक्षण की बात की शैक्षणिक संस्थानों में, और उसी आरक्षण को लेकर विवाद हुआ और बात चली कि मौलिक अधिकार या डीपीएसपी कौन ज़्यादा ताकतवर है। यही बहस चली और पहला संविधान का संशोधन हुआ 1951। अनुच्छेद 14A जोड़ा गया और फिर बात जब आगे बढ़ी तो केशवानंद भारती मामला 1967 का सामने आया और जिसमें संविधान के मूल ढांचे की बात की गई। तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, निश्चित ही आप इनमें से कुछ भी भूल नहीं सकते। भूलेंगे तो मात खा जाएंगे भैया, कोई ना कोई सवाल एग्जाम में आ जाएगा आपके सामने। आप यकीन मानिए जो चीज़ें आज हमने करी हैं एससी एसटी कानून और मानवाधिकार कानूनों से, एससी एसटी कानून और मानवाधिकार कानूनों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता रहा है।
खैर आगे बढ़ते हैं हम और शुरुआत करते हैं आज के कानून की, जिसे हरिजन एक्ट भी कहा गया 1989 का। SC/ST द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़। सबसे ज़रूरी शब्द जिसका हम जिक्र करेंगे, जिसके बारे में चीज़ें होंगी, जिसके बारे में बातें होंगी, प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंशन निवारण किसी चीज़ का, किसी चीज़ से निवारण करना। कोई काम हो रहा है समाज में, उससे कैसे निवारण करना है। प्रिवेंशन यानी बचाव की बात करिए, एट्रोसिटीज़ यानी अत्याचार, अत्याचार निवारण यानी कि इन समुदायों पर जो अत्याचार होते रहे उन्हें कैसे निवारण करना है, उनका कैसे निवारण करना है। तो ये एक विशेष कानून है जो SC/ST समुदाय के विरुद्ध विशेष रूप से किए गए अपराधों, जिन्हें अत्याचार कहा गया है। SC/ST के विरुद्ध जो भी अपराध होंगे उन्हें अत्याचार कहा जाएगा। पूछा गया है, सिंपल सा ये सवाल पूछा गया है कि SC/ST कानून में किए गए अपराधों को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो अत्याचार शब्द का इस्तेमाल यहाँ अपराधों के लिए हुआ है। और विशेष न्यायालयों की स्थापना ये कानून करता है। विशेष न्यायालयों के बारे में भी हम देखेंगे इस एक्ट में। तो ये जरूरी बातें इस एक्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं। वही शुरुआती चीज़ें, मुख्य बिंदु जो आपको याद रखने हैं। अधिनियमित कब हुआ? अधिनियमित आप सब समझते होंगे, राज्यसभा या लोकसभा में कोई अधिनियम लाया जाता है जिस दिन राज्यसभा या लोकसभा किसी एक से पारित होता है, अधिनियमित हो जाता है। फिर पारित होता है जब दूसरे सदन में पास होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं तो पारित हो जाता है। और तीसरा स्टेप लागू कब से होगा वो उसमें लिखा जाता है। अनुच्छेद 1 में, धारा 1 में ये बताया जाता है कि कब से ये प्रभावी होगा। तो ये 30 जनवरी 1990 से पारित होता है, प्रभावी होता है, लागू होता है। तो 1989 में अधिनियमित, अगले साल पारित हुआ। वही बात फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अधिकतर अधिनियमों में आपको नाम याद रखना है। नाम जब आप याद रखेंगे तो नाम में ही उसकी ईयर भी है और उसके अगले साल, ज़्यादातर, सभी के लिए नहीं कह रहा, ज़्यादातर अधिनियम अगले साल से लागू होते हैं। ये दो चीज़ें एकदम क्लियर आपको होनी चाहिए। अध्याय 5 इस कानून में है। कुल 23 धाराओं की बात हुई है। तो 23 धाराएं बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा ही कानून है। और एक अनुसूची की इसमें बात की गई है। 23(5)(1) इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं? हमें लगभग 6-7 सेक्शन में पढ़ने हैं, जिसमें 3 और 4, जो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी अधिनियम के अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम होते हैं। और उस अनुच्छेद की सबसे जरूरी बात इन दो धाराओं में बताई जाती है। तो निश्चित ही आप ये बात समझ गए होंगे कि 3 और 4 जब आप तुक्का भी मारेंगे तो इस हिसाब से मारेंगे कि आपका उत्तर सही होने के चांसेस बढ़ जाएं। जब कोई बच्चा मुझे पूछता है मैसेज करके कि बाकी सब तो ठीक है, पढ़ लेंगे सब, लेकिन मूल विधि को याद कैसे रखें, तो फिर मैं बताता हूं। जैसे गणित का टीचर आपको एक एक सवाल अलग से तो नहीं बताता कि एक एक सवाल पढ़िए, इस सवाल का ये विधि है, इस सवाल की ये विधि है। उसी तरह जीके में भी कुछ बेसिक चीज़ें चलती हैं। जैसे अनुच्छेद 1 क्या होता है सभी अधिनियमों के लिए, 6 में अनुच्छेद 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। ये तो सभी अनुच्छेदों के लिए बेसिक, सभी अधिनियमों के लिए बेसिक बातें हैं। आखिरी जो अनुच्छेद धारा होगी वो भी बेसिक है, उसमें भी ज़्यादातर नियम बनाने की शक्ति की बात होगी। और बीच में 2-3 अनुच्छेद आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। बस इस तरह आप याद रखेंगे, बेसिक चीज़ें हो जाएंगी और आपके सवाल बनने लगेंगे, एग्जाम में बनने लायक स्थिति में आप आ जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। धारा 2C, धारा 2 में परिभाषाओं की बात होती है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। धारा 2 जो परिभाषाओं की बात करती है, यानी कि जो शब्द उस कानून में लिखे गए हैं उन्हीं शब्दों का मतलब वो बताती है कि इस शब्द का इस कानून के हिसाब से ये मतलब निकाला जाए। आप अपने हिसाब से मतलब निकालने के लिए स्वतंत्र नहीं है, मतलब वो निकाला जाएगा जो हमने लिखा धारा 2 में तमाम परिभाषाओं में। तो तमाम परिभाषाओं के बीच में धारा 2C SC/ST की परिभाषा बताती है, जिसकी हम बात कर रहे थे शुरुआत में वीडियो की। हमने जो बात करी थी कि SC/ST आखिर कहेंगे किसे, तो इसी अधिनियम की धारा 2C यानी 2G ये बताती है कि SC/ST किन्हें कहा जाएगा। और किन्हें कहा जाएगा, इसने कहा कि जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में बताया गया है, उन्हीं लोगों को SC और ST कैटेगरी में रखा जाएगा। ये बात आप बिल्कुल जहन में बिठा लेंगे। अनुच्छेद 366 खंड 24 कहता है कि वही लोग SC हैं, यानी कि अनुसूचित जातियां हैं, जो 341 में बताई गई हैं। और अनुच्छेद 366 खंड 25 बताता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब वही लोग हैं जिन्हें अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां बताया गया। 3 बार मैंने रिपीट कर दी ये बात, मुझे लगता है आपको याद हो गई होगी। और जब ये सवाल बनेगा तो निश्चित ही आप इसे ख़त्म करने की स्थिति में होंगे।
और इसमें अत्याचार की बात की गई कि अत्याचार शब्द का क्या मतलब है। तो धारा 3 है SC/ST अधिनियम की, धारा 3 जो सभी अपराधों की बात करेगी। जितने भी अपराध बनते हैं इस अधिनियम के तहत विशेष रूप से वो धारा 3 में बताए गए हैं। तो धारा 3 में जितने भी अपराध बताए गए हैं, यदि उनमें से कोई भी काम होता है तो वो अत्याचार कहा जाएगा। ये बात करती है, ये परिभाषाओं में से एक परिभाषा अत्याचार की इस अधिनियम में दी गई। खैर, ये बात आप याद रखेंगे, धारा 3 में जो भी दंडनीय अपराध हैं वो अत्याचार कहे जाते हैं। अच्छा जी, तो अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड धारा 3 इसकी बात करती है, सबसे बड़ी धारा इस अधिनियम की और हमारे समझने के लिए सबसे जरूरी धारा। यही धारा हमें बताएगी कि SC/ST एक्ट में कौन सी FIR जब होती है किसी व्यक्ति पर तो कौन सी धाराएं उस पर लगाई जाती हैं, धारा 3 से पता चलेगा। और IPC की कौन सी धाराएं लगती हैं, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में कर ही रहे होंगे। तो धारा 3 पढ़ना शुरू करता हूँ मैं। जो भी व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी SC या अनुसूचित जनजाति या ST का सदस्य नहीं है, पहली चीज़, यदि कोई SC/ST पे अत्याचार की बात होती है तो पहली चीज़, जो व्यक्ति है जिस पर आरोप लगा है वो SC/ST समूह का नहीं होना चाहिए, वो किसी दूसरे समूह का होगा, तभी ये अधिनियम प्रभावित होगा, तभी इसकी धारा उस पर लग रही होगी। क्या करेगा भाई वो व्यक्ति? एक व्यक्ति जिस पर आरोप है वो उस समूह का नहीं है और SC/ST समूह के किसी सदस्य के साथ क्या करता है, कोई घृणाजनक पदार्थ पीने की बात करता है, कुछ खाने को मजबूर करता है जो खाने लायक नहीं है, जो गंदा है, अखाद्य है, घृणाजनक है, या फिर SC/ST समूह का कोई परिवार कहीं रहता है, उसके परिवार के पास, उसके पड़ोस में कोई गंदी चीज इकट्ठी करता है, यानी मलमूत्र, कूड़ा, पशु शब्द, ये वो शब्द हैं जो अधिनियम ने लिखे, बाकायदा बताया कि ये शब्द, इन्हें तो स्पेसिफाइड कर दिया कि ये सब चीज़ें तो इसमें आएंगी आएंगी। इसके अलावा कोई भी घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाता है या अपमानित करता है तो SC/ST अधिनियम की धारा लग जाएगी भैया। या फिर तीसरा पॉइंट क्या दिया कि शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारता है, उसे नंगा करके घुमाने की कोशिश करता है, जैसा कि पुराने ज़माने में होता रहा। कोई दलित व्यक्ति है, कोई आदिवासी व्यक्ति है, उसके साथ इस तरह के अपमानित किए जाने वाले कृत्य, अपराध होते रहे, अत्याचार होते रहे। इस तरह का कोई काम करता है, चेहरे या शरीर को पोत कर घुमाता है, जो कार्य, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है। कुछ भी ऐसा काम किया जाता है किसी ST और SC समुदाय का जो व्यक्ति सदस्य नहीं है उसके द्वारा किसी SC या ST के व्यक्ति के साथ या किसी व्यक्तियों के समूह के साथ, वर्ग के साथ ऐसा कोई काम किया जाता है जो सम्मान के विरुद्ध है, तो इस अधिनियम की धारा 3 वहाँ पर प्रभावी होगी, उस व्यक्ति पर लग जाएगी FIR में जब उसके विरुद्ध शिकायत की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, और क्या क्या अपराध हैं भाई। कोई भूमि है जो SC/ST समूह के किसी व्यक्ति की है, उस पर वो कोई खेती करता है, दूसरे समूह का व्यक्ति उस पर उसके कब्जे को बेकब्जा करता है, यानी SC/ST किसी व्यक्ति कब्जा है उसके कब्जे को छुड़ाता है, या किसी भूमि, परिसर या जल, कोई परिसर है, भूमि है या उनका पानी है, उसे गंदा करने की कोशिश करता है या उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो उस केस में भी ये अधिनियम लागू होता है। और किसी सदस्य को जो SC/ST का सदस्य है उसका मकान, गांव या निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता है। ये चीज़ें भी देखने को मिलती थी इतिहास में, पुराने समय में। आजकल भी इक्का दुक्का ऐसे केस सुनने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये कानून प्रभावी होगा। बेगार करवाता है, बंधुआ मजदूरी करवाता है, बलाश्रम कोई करवाता है, तो उस पर कानून प्रभावी होगा। उसके मताधिकार में, वोट डालने के अधिकार में हस्तक्षेप होता है, तब भी ये कानून प्रभावी होता है। अच्छा, इसमें कारावास की बात की गई कि कम से कम 6 महीने का कारावास होगा, जो 5 वर्ष तक हो जाएगा। जब दोष सिद्ध हो जाएगा ऐसा व्यक्ति तो कम से कम 6 महीने का कारावास होगा। 6 महीने से कम तो होगा ही नहीं दंड में कारावास, 6 महीने से अधिक और 5 वर्ष तक, ये डिपेंड करेगा श्री माननीय मजिस्ट्रेट साहब के, जज साहब के विवेक पे कि वो कितना कारावास देते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ें, और क्या है धारा 3 में, कोई भी व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है,
पहली बात आप समझ गए होंगे कि यह शिकायत उसी के खिलाफ होगी, यह अधिनियम तभी लागू होगा जब दूसरा व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति SC ST का सदस्य ना हो। यदि वो दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, SC ST के दोनों लोग हैं, तो आप सोच रहे होंगे, कन्फ्यूजन ये हो सकता है आपके मन में कि तब कार्रवाई कैसे होगी। तो तब IPC में कार्रवाई होगी, जैसे साधारण लोगों के साथ कार्रवाई होती है, साधारण कानूनों में कार्रवाई होती है, उस तरह की कार्रवाई की जाएगी, तब IPC की धाराएं लगेंगी। लेकिन यदि एक व्यक्ति SC ST समूह का है और दूसरा किसी अन्य समूह का है, तो ये अधिनियम प्रभावी हो जाएगा। IPC की धाराएं तो लगेंगी ही लगेंगी, साथ में भैया SC ST एक्ट की भी धाराएं लगेंगी, और यहाँ पर दंड भी अधिक हो जाएगा। IPC में जो दंड दिया गया है उससे अधिक दंड मिलेगा सेम अपराध के लिए। ये भी आप बिल्कुल याद रखें। क्या कहा कि कोई मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा। ऐसा माना गया कि हो सकता है कोई व्यक्ति SC ST समूह, इन्हें माना गया कि ये पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पढ़े लिखे भी नहीं है, शैक्षणिक रूप से भी ये अभी मुख्य धारा में नहीं है, तो ऐसा कहा गया कि कोई व्यक्ति इनके प्रति अपराध करे, उसके बाद इन पर दबाव बनाए, शिकायत करे तो साक्ष्य मिटा दे। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर कोई व्यक्ति उल्टा फंसाने के लिए झूठा साक्ष्य बना दे, झूठा गवाह तैयार कर दे। तो इस तरह की चीज़ों से कैसे निपटना है, तो उसके लिए भी इस धारा में, इस अधिनियम में धारा बनाई गई। धारा 3 में यह प्रबंध किया गया कि इस तरह के मामलों से भी कैसे निपटा जाए। तो कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देने का मतलब झूठा साक्ष्य देगा या झूठा साक्ष्य गढ़ेगा या बनाएगा, या ये बिलीव करवाने की कोशिश करेगा न्यायालय को कि जो ये आरोप लगा रहा है वो नहीं है, और झूठ के माध्यम से अपनी बात को सच करने की कोशिश करेगा, तो उस पर जो कार्रवाई है वो किस प्रकार से होगी। यदि वो ऐसा कोई आरोप लगाता है जिसकी वजह से SC ST के किसी सदस्य को मृत्यु दंड मिल जाता है या मृत्यु दंड से वो दोषित होता है और मृत्यु दंड उसे दिया जाता है, तो उस केस में जिस व्यक्ति ने ऐसा आरोप लगाया है, मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा है, उसे भी यदि ये सिद्ध हो जाता है कि इसने ऐसा काम किया था, तो उसे भी मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। फलस्वरूप आप ये छोटी सी बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। या फिर कोई ऐसे अपराध के लिए उसे दोष सिद्ध करवाता है जो BNS में 7 वर्ष से अधिक अवधि जिसमें दी गई है, जिसकी सजा के रूप में, ऐसे यदि अपराध से दोष सिद्ध करवाता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 6 माह की या 7 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। आगे तीसरी बात क्या गई कि अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करता है। रिष्टि मतलब एक तरह से नुकसान, इसे आप समझें। शब्दों का खेल है मूल विधि, मैंने फिर बता रहा हूँ आपको। जो शब्दों के मतलब समझ गया वो मूल विधि को समझ गया, वो बेसिक चीज़ों को समझ गया, और वो इस स्थिति में आ जाएगा कि 7-8 सवालों में से 6-7 क्वेश्चन लगा देगा बड़े आराम से, जो केवल समझ जाएगा शब्दों के मतलब को। तो क्या इस तरह अग्नि से या किसी विस्फोटक पदार्थ से कोई रिष्टि करता है, उसका आशय SC ST के किसी सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, तो वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और 7 वर्ष तक की हो सकेगी। आपने देखा कि सभी मामलों में 6 माह तो मिनिमम उन्होंने कारावास को बताया, और अधिकतम ये बदलेगा अपराध के प्रकार के आधार पे कि किस तरह का अपराध हो रहा है। आगे बढ़ेंगे भैया हम। या फिर 3 कैटेगरी हमने देखी थी अपराध की, छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध। इनमें कितनी कितनी सजाएं, इसकी बात करी थी हमने पिछले कानून में। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद देख लेंगे या पहले वो वीडियो देख के आएंगे। सारी क्लासेस, ये 9वां सेशन शुरू हो चुका है, इससे पहले सारे सेशन आप देख लेंगे, तब यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ें समझ में आएंगी। या फिर किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध करवाता है झूठे साक्ष्य देकर, मिथ्या साक्ष्य देकर, जिसकी जो कारावास है, जिसका दंड है वो 10 वर्ष या उससे अधिक है, तो ऐसे मामलों में जिस व्यक्ति ने झूठा साक्ष्य दिया है, झूठा साक्ष्य गढ़ा है, तो उसको आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकेगी। आगे हम बढ़ेंगे भैया। फिर बताया गया कि लोक सेवकों पर कैसे प्रतिबंध करा जाए। लोक सेवक यानी कोई पुलिस का व्यक्ति है, कोई सरकारी आदमी है, उस पर कैसे प्रतिबंध किया जाए। वो यदि SC ST का जो सदस्य नहीं है, जो आरोपी है, उसकी तरफ ले ले, उसका पक्ष ले ले, तो ऐसे केस में उसे भी कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए
प्रावधान इसमें किया गया और कहा गया यदि कोई लोक सेवक ऐसा अपराध करता है तो कम से कम 1 वर्ष की सजा होगी। जो आम आदमी के लिए 6 महीने की है, लोक सेवक के लिए 1 वर्ष का इसमें समय बताया गया। और इसके अलावा जो उपबंधित दंड है वो दंड तो दिया ही जा सकता है, लेकिन कम से कम 6 महीने की जगह 1 वर्ष कर दिया लोक सेवक के लिए। आगे बढ़े, SC ST के किसी पूजा के स्थान पे, आवास में या संपत्ति में कोई रिष्टि होती है, यानी कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है, मिसचीफ करने की कुचेष्टा भी यदि करता है, दुराशय भी करता है, तो वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। ये बात थी धारा 3 की। मुझे लगता है बेसिक बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। हर चीज़ आपको याद नहीं रखनी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आपके पास यदि वो अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है, आपने पढ़ रखा है चीज़ों को, तो सवाल अपना जवाब दे देगा। जैसे हमने धारा 3 में क्या देखा, मिथ्या साक्ष्य की जब बात हुई, झूठे साक्ष्य देने की, झूठा प्रूफ देने की, साक्ष्य मतलब प्रूफ, सबूत, झूठा सबूत देने की या सबूत बनाने की बात हुई, तो जो सज़ा SC ST वाले को उस साक्ष्य की वजह से, उस सबूत की वजह से मिली है, उससे अधिक सज़ा की बात हुई उस व्यक्ति के लिए जो ऐसा काम करवा रहा है, जो सज़ा दिलवा रहा है। तो ये बेसिक सा आइडिया आप अपने दिमाग में रखेंगे। धारा 4 बात करती है कि कर्तव्यों के लिए उपेक्षा के लिए दंड। कर्तव्यों के लिए उपेक्षा, कर्तव्य किसके लिए है भाई? कोई सरकारी व्यक्ति है, कोई लोक सेवक है, कोई पुलिस वाला है जो SC ST का सदस्य नहीं है और इस अधिनियम के अधीन उसे जो कर्तव्य दिए गए हैं, जो अपेक्षित हैं कि वो ये काम करेगा, उनकी उपेक्षा करता है जानबूझकर। यानी कि कोई SC ST वर्ग का व्यक्ति थाने पे पहुंचा FIR लिखवाने और कोतवाल साहब ने FIR नहीं लिखी, तो उन पर भी कार्रवाई इस अधिनियम के तहत हो जाएगी। ये बात मोटी मोटी आपकी समझ में आ गई होगी। और यदि ऐसा किया जाता है तो 6 माह से कम से कम 6 माह से कम की और 1 वर्ष तक की सजा हो सकेगी, केवल अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने पर ही। जो अपेक्षित काम है कि ये काम ये करेंगे इस अधिनियम के आधार पर, यदि वो नहीं करते सरकारी व्यक्ति या कोई लोक सेवक, तो ये काम उनके साथ हो जाएगा। धारा 14 बात करेगी विशेष न्यायालयों की। आप बात याद रखेंगे, धारा 14 किसी तरह से लिंक करेंगे और बात करेंगे कि विशेष न्यायालयों का प्रबंध किया गया है कि विशेष न्यायालय बनाएगी राज्य सरकार। कौन बनाएगा भैया? पहली चीज़ राज्य सरकार बनाएगी। किस लिए? शीघ्र विचारण करने के लिए। और ये न्यायालय बनेंगे कैसे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। आप ये चीज़ देख ही चुके होंगे, जब भी न्यायालय बनने की बात होगी कहीं भी, यदि राष्ट्रीय स्तर पे बात हो रही है, केंद्र सरकार बना रही है, तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से परामर्श करेंगे, तब बनाएंगे। जब राज्य में बात होगी तो राज्य में परामर्श लेना पड़ेगा जो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश साहब हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में स्पेसिफाइड किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक होना ही चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे। 3 चीज़ें इसमें आपको याद रख ली हैं। पहली चीज़, विशेष न्यायालयों का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 14। कौन बनाएगा? राज्य सरकार। कहाँ बनाएगा? प्रत्येक जिले में बनाएगा। और किसके परामर्श से? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। आ गई होगी आपकी बात समझ में। धारा 15 बात करेंगे। देखिए, जब मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर चीज़ याद हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि जब भी हमने जितने भी कानूनों में न्यायालयों की बात करी, विशेष न्यायालयों की जब बात हुई, माननीय न्यायालयों की जब विशेष की बात हुई किसी धारा में, धारा X में मान लो बात हुई, तो उसी के बाद हमने देखा कि एक अभियोजक की भी बात हुई, अभियोजक की भी बात हुई और उससे अगली वाली धारा में ही उसकी बात हो गई। तो इसे कहते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक धारा मैंने याद कर ली न्यायालय, अगली वाली धारा जब अभियोजन पूछ लिया जाए, विशेष अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक पूछ लिया जाए, तो मोटा मोटा मैं ये आइडिया भी लगा सकता हूँ कि धारा 14 में विशेष न्यायालय की बात हो रही थी, तो अगली धारा 15 में अभियोजक की बात होगी। अभियोजक एक तरह से वकील आप इन्हें समझ सकते हैं। न्यायालय की बात हुई, न्यायालय बना तो वहाँ पर वकील भी चाहिए, तो विशेष लोक अभियोजक भी बनाए गए। जैसा कि लिखा हुआ है, लोक यानी कि जनता के लिए ये अभियोजक हैं, यानी एक तरह से सरकारी वकील आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे भैया, क्या कहा इनके लिए कि विशेष न्यायालय में राजपत्र में सूचना द्वारा, देखो ये काम भी राज्य सरकार कर रही है भैया, विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में सूचना द्वारा एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करी जाएगी। उन्हें स्पेसिफाइड किया जाएगा अधिवक्ता के रूप में, और ऐसे अधिवक्ता को जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में जिन्होंने काम किया हो, तो पूछ ले
7 वर्ष आप याद रख लेंगे। विशेष लोक सेवक किसे बनाया जाएगा? अच्छा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की फिर मैं बात करता हूँ। जब भी हमने देखा कि विशेष लोक अभियोजक किसी अधिनियम के तहत बने हैं, हमने हमेशा सारे ही अधिकतर अधिनियमों में हमने पाया कि 7 वर्ष के अनुभव की बात हुई है। और जहाँ 7 वर्ष तो हो गया बेसिक जनरल, जहाँ 7 वर्ष नहीं है वो उन अपवादों को आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। अधिकतर 7 वर्ष से तुक्का भी जब आप मारेंगे ऐसे सवाल में कि विशेष अभियोजक को कितना अनुभव होना चाहिए, 7 वर्ष पे तुक्का भी मार देंगे, तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं सही करने की दिशा में पहुँच जाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, धारा 15A की बात करता हूँ। पीड़ित एवं साक्षी के अधिकारों की बात करती है धारा 15A। अब जो मुख्य इंपॉर्टेंट धाराएं थी वो हमने पढ़ ली हैं। अब जो धाराएं हैं इनकी बेसिक आइडिया आपको रखना है। जैसे कोई पीड़ित है या कोई साक्षी है, साक्षी का मतलब एक तरह से गवाह, साक्षी जिसने देखा है मामला, कोई गवाह है या पीड़ित है, उसके क्या अधिकार हैं भाई? पहला अधिकार तो उसका ये है कि उन सबको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कौन करेगा? राज्य सुरक्षा देगा। ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य ही उत्तरदायी होगा उन्हें सुरक्षा के लिए। और निष्पक्ष, सम्मान एवं गरिमापूर्ण व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। निष्पक्ष व्यवहार होगा, सम्मान के साथ व्यवहार होगा, उनकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। और इनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे भैया? जो आश्रित हैं, कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जिसके साथ कोई अपराध हुआ, मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, या फिर कोई मामला न्यायालय में चल रहा है जिसमें एक पक्ष SC ST है और दूसरे पक्ष जो आरोपी है शिकायत में SC ST एक्ट की कोई धारा उस पर लगी हुई है, कोई भी धारा 3 के अंतर्गत सारी धाराएं आएंगी जो लगेंगी, उनमें से कोई भी धारा लगी हुई है, तो उस व्यक्ति पे आश्रित जितने लोग हैं, उसके बीवी बच्चे या जो साक्षी हैं, जो गवाह हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है राज्य को? सबसे पहले तो न्याय दिलाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य की है। दूसरा, जांच विचारण के दौरान जब जांच होगी मामले की और विचारण होगा, तब भी माननीय न्यायालय तक आना जाना भी पड़ेगा व्यक्ति को, तो उस केस में भी जितना भी यात्रा और भरण पोषण, जितना भी उसका खर्चा होगा वो राज्य देगा और उसके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास की भी व्यवस्था करेगा। यदि किसी के कोई ऐसा मामला है जिसमें घर से निकाल दिया गया, गांव से निकाल दिया गया, ऐसी शिकायत हुई, उस केस में पुनर्वास की भी जिम्मेदारी राज्य को दी गई, राज्य सरकार को दी गई। अब धारा 23 कहती है इसमें कि केंद्र सरकार को इसमें नियम बनाने की शक्ति दी गई है। राज्य सरकार को न्यायालय बनाने की शक्ति दी, राज्य सरकार को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की, स्पेसिफाइड करने की शक्ति दी गई, लेकिन नियम बनाने की शक्ति रखी केंद्र सरकार ने अपने पास कि इसमें कोई नया नियम बनाना होगा तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें नया नियम बनाएगी। अब इम्पोर्टेंट केस लॉ की, इम्पोर्टेंट वाद की बात करते हैं, मामलों की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। पहला वाद, किरण बनाम राजकुमार जीव राज जैन, 2025 का मामला और इम्पोर्टेंट मामला और नया ही मामला ऐसे आप कहेंगे, करंट अफेयर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से सवाल बनना होगा, ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिए। इस मामले में क्या हुआ, BR गवई जी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 प्रथम दृष्टया अपराधों के लिए अग्रिम जमानत पर एक विशिष्ट प्रतिबंध लगाती है। धारा 18 की बात हमने अब कर दी, आप इसे समझें कि SC ST एक्ट की धारा 18 कहती है कि भाई साहब जो एंटीसिपेटरी बेल मिलती है, यानी कि अग्रिम जमानत की जो बात होती है, कोई अपराधी है उस पर SC ST एक्ट में शिकायत हुई है अपराध में और वो हाई कोर्ट जाके अपनी जमानत करवा ले। आपने देखा होगा फिल्मों में, पुलिस जाती है पकड़ने और सामने वाला व्यक्ति वकीलों के साथ आता है और एक कागज़ दिखा देता है पुलिस को कि आप हमें अरेस्ट नहीं कर सकते भाई, हमने बेल ले ली है। इसे कहते हैं बाहर से बाहर बेल ले लेना, बाहर से बाहर जमानत ले लेना। ऐसा इस एक्ट के तहत संभव नहीं है भाई साहब। यदि इस एक्ट के तहत शिकायत हुई है तो बाहर से बाहर बेल नहीं मिलेगी। यदि प्रथम दृष्टया ही मामला समझ में आ गया, प्रथम दृष्टया मतलब चीज़ों को पहली बार देखने से समझ में आ रहा है कि SC ST का मामला है, इसमें SC ST एक्ट के प्रावधान के तहत कार्रवाई होनी है। FIR में लिखा गया है कि SC ST एक्ट की ये धारा लगी हैं, तो भाई साहब जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं, जो मर्जी जितना मर्जी पैसा खर्च कर लेंगे, लेकिन आरोपी को जमानत इसमें नहीं दी जाएगी। और ये कहती है धारा 18, आप इसको याद रख लेंगे। इस धारा पे बहुत विवाद भी रहा, खुद माननीय न्यायालय ने इस धारा को 18 को कमज़ोर भी किया, फिर संविधान में संशोधन हुआ, फिर मजबूत किया गया धारा 18 को, लेकिन बात वही बनी रही कि जमानत नहीं मिलेगी।
अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध दलित व आदिवासी शिकायतकर्ता के खिलाफ धमकी, प्रतिशोध और खतरे को दूर करता है। ये कहा गया कि कोई व्यक्ति, एक तो गिरफ्तारी होगी उसकी और रखा जाएगा उसे निरुद्ध, क्योंकि ऐसा माना गया कि यदि वो बाहर है तो वह धमकी दे सकता है उस व्यक्ति को जिसने शिकायत की है, उसे धमकी दे सकता है, उससे बदला ले सकता है, तो उस पर खतरा है। इस चीज़ को देखते हुए ये काम किया गया। बात करेंगे चंपकम दुराय राजन मामला 1951, वही मामला जिसकी हम इस वीडियो में शुरुआत से ही बात कर रहे हैं। कॉलेज में प्रवेश को लेकर जो सरकार का स्टैंड था उसे असंवैधानिक घोषित किया गया हाई कोर्ट द्वारा, फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, फिर संविधान का पहला संशोधन किया गया इसी मामले के आधार पर, इसी मामले के कारण। तो आरक्षण को संवैधानिक आधार इसी वाद के इसी मामले के बाद मिला। पूछा जा सकता है सवाल कि कौन सा वाद है जिसके बाद आरक्षण को संवैधानिक आधार मिला, जिस वाद की वजह से। तो जवाब चंपकम दुराय राजन मामला मद्रास 1951 का, आप याद रख लेंगे। आगे बात करेंगे AR बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामला 1963 की। इसमें क्या हुआ, आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आप भी सुनते होंगे कि आरक्षण 50% से अधिक हो गया। जब EWS आरक्षण का मामला आया तो बहुत लोगों ने हल्ला चिल्पो मचाई कि भैया ये आरक्षण 50% होना चाहिए था अधिकतम, लेकिन ये तो ऊपर निकल गया, ये कैसे हो सकता है। तो 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये बात है। ये जो आधार लिया गया, ये लिया गया MR बालाजी मामले से। अब आप याद कैसे रखेंगे इस बात को, आप समझे। देखिए नाम में ही इसकी ट्रिक छुपी हुई है। MR मैक्सिमम रिजर्वेशन, ये M है, ये R है। M से आप मैक्सिमम समझ लेंगे, R से रिजर्वेशन समझ लेंगे। इसका मतलब जो भी हो आप अपने याद रखने के लिए समझ लेंगे। मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% तक होता है। ये कहाँ से आया, ये बात कहाँ से आई, MR मामले से। मुझे लगता है ये ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी, आप इसे भूलेंगे नहीं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है आपके सामने 1992 का। मंडल आयोग गठित होता है और दुनिया जहान के दंगे तक की नौबत अपने देश में आती है। तमाम आंदोलन होते हैं। 1992 में मंडल आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। तब की ये बात है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला, मोस्ट इम्पोर्टेंट मामला है ये भी। इस मामले ने क्या कहा, इसमें 9 न्यायाधीशों की पीठ थी। पहली चीज़ आप समझेंगे, बहुत बड़ी पीठ, 9 न्यायाधीशों की पीठ बनी और इन्होंने कहा कि OBC का 27% जो आरक्षण है वो वैध है। OBC को 27% दिया जाना चाहिए। ST और SC के लिए जो आरक्षण था उसकी इन्होंने पुष्टि की। मंडल आयोग बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि आप अपनी जांच करें, चीज़ों की पड़ताल करें और हमें बताएं भाई साहब कि जो आरक्षण दिया जा रहा है, जो आरक्षण के प्रबंध किए जा रहे हैं, क्या वो सही दिए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति को आरक्षण देने की वजह से दूसरे व्यक्ति के अधिकार छिन रहे हों। मंडल आयोग बना, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का ये मामला। इस मामले में 27% आरक्षण को वैध बताया। SC ST के आरक्षण को भी वैध बताया कि जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सिद्धांत इसमें उभर कर आया, क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो OBC के लिए क्रीमी लेयर की बात होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कई बार ये सवाल एग्जाम में आया है। तो पहली चीज़, क्रीमी लेयर का सिद्धांत कहाँ से आया, तो 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ राज्य से। और वर्तमान जो आरक्षण चल रहा है उसकी रूपरेखा का भी जो आधार दिया है वो इसी मामले ने दिया है। 2-3 चीज़ें आप याद रखेंगे। क्रीमी लेयर का सिद्धांत वास्तव में है क्या, थोड़ा सा समझे। मंडल आयोग बना 1980 में, जांच हुई, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और सुझाव दिया कि जो परिवार OBC में हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हैं उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। अब ये कैसे पता चलेगा कौन मजबूत है, तो मजबूत करने के लिए इन्होंने बताया कि OBC की सालाना आय देखेंगे, पद देखेंगे, प्रतिष्ठा देखेंगे। यदि एक निश्चित सीमा से अधिक है तो उन्हें बाहर करेंगे। कैसे बाहर किया गया, अब ये परिवर्तनशील रहा। वर्तमान में 8 लाख रुपए प्रतिमाह से ज़्यादा किसी की सैलरी है, प्रतिमाह नहीं प्रतिवर्ष, 8 लाख रुपए सालाना आय से यदि किसी परिवार की अधिक है तो उनके बच्चों को क्रीमी लेयर समझा जाएगा, यानी कि आरक्षण उन्हें नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, यदि कोई व्यक्ति ग्रुप A और ग्रुप B की जॉब में है, अधिकारी पोस्ट पर है किसी भी सरकारी एजेंसी में, तो भाई साहब उन्हें भी, उनके भी बच्चों को क्रीमी लेयर माना जाएगा, उन्हें भी आरक्षण का लाभ
नहीं मिलेगा। दो बातें इसमें निकल कर सामने आई, एक तो 8 लाख सालाना आय, दूसरा ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी गेजेटेड अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी कोई है तो उस केस में। अब आप सोच रहे होंगे कि राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो पीसीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, यानी यूपीएससी और पीसीएस जिनके एग्ज़ाम करवाती है, या उस लेवल के जो अधिकारी हैं वो राजपत्रित अधिकारी ग्रुप ए और ग्रुप बी की अधिकतर जॉब उसमें आती हैं। अब ये समझ गए होंगे। अगला मामला 2018 का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी थोड़ा सा समझ लें। ये मामला हुआ सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र का मामला है भैया। इस मामले ने चीज़ों को सामने उजागर किया। इसने कहा कि एससी और एसटी के जितने मामले दर्ज हो रहे हैं देश में, उसमें से बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो झूठे हैं। बहुत सारे मामलों में पुलिस चार्जशीट की जगह एफआईआर लगा रही है, साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, और बहुत सारे मामलों में विचारण के दौरान जो वादी था उसने ही अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, और बहुत सारे मामलों में बरी कर दिया गया। न्यायालय में सुनवाई हुई, जांच पड़ताल हुई तो उसे बरी कर दिया गया। कहा गया कि भाई साहब ये अपराधी है ही नहीं और ये अपराध हुआ ही नहीं। जब ये ऐसी चीज़ें सामने आई तो इस अधिनियम ने, इस मामले ने 1989 का जो अधिनियम था उसके दुरुपयोग को उजागर किया, दुरुपयोग की बात करी। निर्णय क्या हुआ भाई 2018 में, आप समझना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। यही वो मामला है जिसमें चीज़ें थोड़ी सी बदली, फिर 2018 का संशोधन करना पड़ा इसी मामले की वजह से सरकार को। तो एससी एसटी एक्ट में एफआईआर से पहले पीआई हो, यानी कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच एक तरह से हो एफआईआर करने से पहले, ये बात कही इस मामले ने। आप समझें, यदि कोई मामला आता है, कोई एससी एसटी का व्यक्ति शिकायत करने आता है तो उसमें जांच हो पहले, ये कहा गया। अभी आप समझेंगे कि गवर्नमेंट ने फिर संशोधन किया एससी एसटी एक्ट में और कहा कि जांच नहीं होगी, पहले एफआईआर होगी उसके बाद जांच होगी यदि कोई एससी एसटी से संबंधित मामला है। दूसरी बात इसने कही, इसके आदेश में जब ये मामला माननीय उच्च न्यायालय महाराष्ट्र में चला, इन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी यदि कोई है तो पहले सेंसन जरूरी है, पहले आप अनुमति लेंगे उस विभाग के विभाग अध्यक्ष से, उस पर मुकदमा चलाने से पहले, एफआईआर लिखने से पहले। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो एंटीसिपेटरी बेल है, जो अग्रिम जमानत है, उस पर पूर्ण रूप से रोक नहीं है, कुछ ही परिस्थिति हैं जिसमें रोक लगेगी, नहीं तो आराम से एंटीसिपेटरी बेल मिल जानी चाहिए ऐसे मामलों में। जब ये ऐसी बातें हुई तो पूरे देश भर में विरोध हुआ, 2018 में आंदोलन हुए कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एससी एसटी समुदाय का व्यक्ति है वो पहले से ही कमज़ोर है। यदि उसे माननीय न्यायालय इस प्रकार के आदेश देकर थोड़ा और कमज़ोर यदि उसे कर देते हैं तो फिर तो वो कहीं का नहीं रहेगा, अपनी शिकायत कर ही नहीं पाएगा। तो इस निर्णय का विरोध हुआ और कहा गया कि भाई साहब एससी एसटी जो अधिनियम बनाया है उसे कमज़ोर किया जा रहा है। तो संसद ने तत्काल प्रभाव से एक संशोधन किया 2018 में, वो बहुत जरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट संशोधन, जिसमें फिर से इन बातों को लागू किया गया कि सीधे एफआईआर होगी। 2018 के जो प्रमुख संशोधन है, प्रमुख प्रावधान आप समझें, सीधे एफआईआर होती है, कोई भी जांच जो होनी है वो एफआईआर होने के बाद होगी, और गिरफ्तारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, कहीं से आवश्यकता नहीं लेनी। पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए उन्हें इस अधिनियम के तहत ये शक्ति दी गई है कि भाई साहब ऐसा मामला है तो गिरफ्तार करिए, और केवल उन मामलों में एंटीसिपेटरी बेल पर रोक है जो प्रीमा फेसिया मामले हैं। शब्द का मतलब समझे, प्रीमा फेसिया मतलब प्रथम दृष्टया, यानी कि पहली बार में जो मामले ऐसे लग रहे हैं कि भाई साहब ये मामला झूठा है, प्रथम दृष्टया झूठा प्रतीत होता है, ऐसी बात प्रतीत ही नहीं होती, प्रथम दृष्टया ही ऐसा लगता है, तो उन्हीं मामलों में केवल एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, नहीं तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। यानी कि सीआरपीसी 438 लागू नहीं होगा। सीआरपीसी 438 क्या कहता है? एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान करता है और कहता है कि सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत दे सकते हैं। उसने कहा कि 438 सीआरपीसी यहाँ लागू नहीं होती, इस अधिनियम पे लागू नहीं होगी, इस संशोधन ने कहा। और कहा इस संशोधन ने इन चीज़ों पर और जोर दिया कि सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी जाए, जो पीड़ित है उसे पुनर्वास मुआवजा दिया जाए, और ट्रायल में तेजी करी जाए, यानी कि जो विशेष अदालत हमने बनाई है वो ट्रायल को तेजी से करे, थोड़ा जल्दी से मामले को समाप्त करे, जल्दी से निष्कर्ष निकाले कि आखिर क्या होना चाहिए। अब इस अधिनियम में जो मुख्य प्रावधान है
जो प्रावधान जोड़े गए हैं उनकी बात हम करेंगे। धारा 18 का एक धारा जोड़ी गई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहा गया कि FIR रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। ये बाकायदा लिखा गया 18 का धारा जोड़ के कि FIR होने के लिए जांच की जरूरत नहीं है। शिकायत आई है, पहले FIR पंजीकृत होगी। और गिरफ्तारी के लिए भी IO को, जो IO हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उन्हें किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। कहीं से अपने SP साहब से या DM साहब से किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यदि गिरफ्तारी आवश्यक है तो वो निश्चित रूप से करेंगे। और क्या कहा इस अधिनियम ने कि जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यदि आप ऐसे कहने लगें कि भाई साहब इस अधिनियम के तहत, यानी SC/ST एक्ट का कोई व्यक्ति, समुदाय का कोई व्यक्ति है, उसने शिकायत लगाई है जनरल या OBC के किसी व्यक्ति पे, तो ऐसा नहीं है कि आप मुकदमा IPC के तहत दर्ज कर लेंगे, SC/ST की धारा लगाएंगे। नहीं, आपको इसी प्रक्रिया से चलना पड़ेगा जो हमने इस अधिनियम में बताई है। धारा 18(2) जोड़ी गई और कहा गया कि अग्रिम जमानत पर पूरी तरह रोक है, यानी कि CRPC की 438 जो धारा, जो CRPC की जगह पे BNSS आ गई है। BNSS जब हम पढ़ेंगे, BNSS मैंने लास्ट के लिए रखा है, BNS बेसिक हमने पढ़ा, BNS की एक डीप क्लास में आपके लिए लाऊंगा जहाँ थोड़ा सा डीप चीज़ों को समझेंगे। तरीका आप मेरा जानते हैं, मेरा तरीका वही है, पहले आप बेसिक चीज़ों को कवर करें। भाई पहले हम पास होने लायक तो हो जाएं, पहले हम उस लायक तो हो जाएं कि 8 में से 6 क्वेश्चंस को लगा लें। हमें पता है कि 8 में से 5 और 6 क्वेश्चन बहुत बेसिक आने, तो पहले हम उन्हें कवर कर लें, हम पास हो जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हमें टॉप करना है। पहले मेरिट में आए, फिर टॉप के बारे में सोचें। तो BNS की बेसिक क्लास हुई। BNSS जो कि थोड़ा सा पेचीदा है, मैं ये समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि उसे समझने के लिए आपको थोड़ी सी समझ कानून की होनी चाहिए, प्रक्रिया की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। न्यायालयों के प्रकार, मजिस्ट्रेटों के प्रकार, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, सेशन, उच्च न्यायालय, ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे। इसलिए BNSS को हमने लास्ट में रखा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की यहाँ बात हो रही है, जो अग्रिम जमानत की बात करती है। धारा 18(2) में बाकायदा ये प्रबंध किया गया कि यहाँ पर लागू नहीं होगी भाई साहब। अब बात करते हैं उन धाराओं की जो कोई मुकदमा दर्ज होने पर, कोई शिकायत दर्ज होने पर जो FIR में जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन धाराओं की बात करते हैं। मैंने कहा था कि धारा 3 सभी अत्याचारों की बात करेगी, और इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जितने भी अपराध हैं सबको अत्याचार कहा गया है, ये आप समझ लेंगे। धारा 3A की R कहती है कि किसी SC/ST समूह के व्यक्ति को गाली दी जाती है अपमानित करने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पे, तो धारा लगेगी 3A की R धारा लगेगी। R आप याद रखेंगे, R से याद रखेंगे इस बात को। अपमानित किया जाता है, गाली दी जाती है, तो R लगेगी। और P धारा लगेगी यदि झूठे या दुर्भावनापूर्ण कोई कानूनी मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया जाता है। धारा 3A की U लगेगी, U वाला U, जब उसका बहिष्कार करने की कोशिश कोई करता है, शारीरिक या मानसिक यातना देता है, मारपीट हो गया इसका मतलब, यातना देता है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, उसका सामाजिक बहिष्कार करता है या बहिष्कार की धमकी भी देता है, उस मामले में 3U लगेगी। अब मैं बात करता हूँ उन धाराओं की जो SC/ST का कोई व्यक्ति है। यहाँ पर मैंने समझा कि कोई अदर समुदाय के व्यक्ति है, इन दोनों में मान लो मारपीट होती है, गाली गलौच होती है, तो कौन सी धाराएं लगती है ये बात समझें। IPC और BNS की मैं बात करूँगा। IPC आपको याद नहीं रखनी, BNS आपको याद रखनी है। BNS 115(2) जो कहती है चोट पहुँचाने के बारे में, यानी कोई जानबूझकर किसी में थप्पड़ मारता है, चोट पहुँचाता है उसे, तो जो पहले IPC की 323 थी, अब BNS 115(2) में ये बात की गई। और अध्याय वही है, शरीर के विरुद्ध अपराध अध्याय में ये धारा है। BNS हमने बेसिक पढ़ ही लिया है, और ये सब छोटी मोटी धाराएं तो मैंने आपको बेसिक बता भी दी हैं पहली ही क्लास में, वो जाके आप निश्चित ही देख लेंगे। 115(2) और 354, जो पहले 354 IPC में थी महिला संबंधी अपराध के संबंध में, अब वो क्या हुई, जानबूझकर अपमान करना या शांति भंग करने की कोशिश करने पे धारा 354 BNS की लगती है। तो ये 2 धाराएं लगी, मारपीट यदि होती है, सार्वजनिक रूप से गाली गलौच इत्यादि होती है, और 351(2)(3) ये लगेगी यदि उसे आपराधिक धमकी दी जाती है। धमकी दी जाती है कि तुझे देख लूँगा, धमकी दी जाती है तुझे जान से मार दूंगा, इस तरह की बातें होती हैं,
तो ये लगती है। और इसके अलावा एक से ज़्यादा व्यक्ति यदि करते हैं सेम काम तो धारा 34 यानी कि कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य इरादा, सामान्य उद्देश्य वाली धारा लगती है, जो कि अब BNS 3/5 यानी BNS 3 धारा के 5वें सबसेक्शन में ये बात कही गई। आप इसे समझिए, सामान्य धारा 34 है क्या, सामान्य इरादा है क्या। सामान्य इरादा ऐसे है जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति जाते हैं और सड़क पर पहुंचकर एक व्यक्ति से एक आदमी क्या करता है, उनमें से एक आदमी तो हाथ पकड़ लेता है और दूसरा घूंसे मारना चालू करता है। और जब उनके खिलाफ शिकायत होती है तो एक कहता है कि भाई साहब श्रीमान, मैंने तो हाथ पकड़े थे, मैंने तो मारा ही नहीं, मेरे लिए ये धारा बनती ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब लिखा हुआ है आपकी IPC में, आपके BNS में, कि जो चोट पहुंचाएगा उस पर धारा लगेगी, तो मैंने तो बस हाथ पकड़े थे, मुझ पे ये धारा क्यों लग रही है। तो ऐसी कंडीशन जहां होती है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने चोट नहीं मारी, मैं BNS में नहीं आता, इस बात के अंतर्गत नहीं आता, तो वहाँ धारा 34 लगती है। 34 लगते ही हो जाता है कि जितने व्यक्ति हैं उनका इरादा एक है, आपने चोट मारी हो या ना मारी हो, आपने हाथ पकड़े थे, आपका इरादा सेम था, तो दूसरे व्यक्ति ने जो काम किया उसका अपराध उस पर भी बनता है। इसे कहते हैं धारा 34। इसे कहते हैं गेहूं के साथ घुन का पिसना। इसे कहते हैं कि कोई 2 लोग 4 लोग चोरी करने गए हैं और एक आदमी सड़क पर टहलकर निगरानी कर रहा है और वो ये कहे कि मैं तो चोरी करी नहीं भाई साहब, मैं तो सड़क पर निगरानी कर रहा था, तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि इरादा, सामान्य इंटेंशन, धारा 34 तो लगी हुई है भैया। और SC/ST एक्ट की कौन सी धाराएं लगती हैं मारपीट के मामले में? 3(1) की R, सार्वजनिक रूप से गाली या अपमान करने पे। 3(1) S, जानबूझकर अपमानित करना। 3(2) VA सब सेक्शन है उसका, क्योंकि ये सारी धाराएं अमेंडमेंट यानी संशोधन के बाद जोड़ी गई, इसलिए ABCD ऐसी आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होंगी। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसे आप समझेंगे। 3(2) का VA पॉइंट ये कहता है कि IPC का कोई भी अपराध कोई व्यक्ति करता है IPC से संबंधित और SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति के साथ होता है तो अतिरिक्त सजा का प्रावधान है, तो उसे अतिरिक्त सजा दी जाएगी। IPC में जो लिखी गई है उससे अतिरिक्त सजा दी जाएगी, ये प्रावधान किया 3(2) VA ने। मुझे लगता है कि 1 घंटे में इतनी बातें आपकी समझ में आई होंगी। अब मैं जल्दी से सवालों को ख़त्म कर लेता हूं, क्योंकि वीडियो हो गई भैया बहुत लंबी, और ज़्यादा लंबी वीडियो एडिट करने में हमें होती है दिक्कत। हमारा जो एडिटर है वो सपोर्ट नहीं कर पाता 1.5 घंटे से लंबी वीडियो को, इसलिए हमें 1.25 घंटे में वीडियो ख़त्म करनी पड़ती भाई। तो चलो सवालों की बात करते हैं। और पहला ही सवाल आपके सामने कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम लागू कब हुआ? तो लागू करने की तिथि सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ, जनवरी 1990 में लागू हुआ। इस सवाल का जवाब लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा सवाल है आपके सामने, ये कहता है कि अत्याचार निवारण अधिनियम में पीड़ित की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो सारी परिभाषाएं धारा 2 में है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लगा के आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि अनुसूचित जाति SC/ST अधिनियम 1989 में उल्लिखित उपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर यदि कोई उपेक्षा करता है तो निम्न में से ऑप्शन दिए गए हैं किसके तहत दंड का भागी होता है? कोई लोक सेवक है वो ऐसा काम, कोई लोक सेवक जो SC/ST के सदस्य नहीं है, हाँ जी, वो दंड का भागी होगा। लोक सेवक जो SC/ST के सदस्य हैं, उपरोक्त दोनों, तो केवल यहाँ पर A यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि जो लोक सेवक SC/ST का सदस्य नहीं है उसी पे ये कार्रवाई होनी है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिखा, आप ये पढ़ें। धारा 4 कहती है कि लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है और अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है तो 6 महीने कम से कम और 1 वर्ष तक की सजा उसे दी जा सकती है। अगला सवाल, यदि एक लोक सेवक SC/ST समूह का है, SC/ST समूह से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, अनुसूचित जाति जनजाति की अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितने अवधि की सजा दी जा सकती है? तो 12 महीने की अभी हमने बात करी थी, 6 महीने से 1 वर्ष तक की, तो अधिकतम 12 महीने यानी 1 वर्ष तक की उसे दी जा सकती है सजा। आगे हम बढ़े और अगला सवाल हमने देखा भाई साहब। अगला सवाल क्या है कि वनवासी अनुसूचित जनजाति FD/ST के वन अधिकारों को मान्यता दी और FD/ST लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया, ये कौन सा अधिनियम है? तो वन के बारे में आप ये समझें, फॉरेस्ट ड्वेलर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ। द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन
ऑफ फॉरेस्ट राइट्स 2006, जो उनके जंगल के अधिकारों की बात करता है। ये 2006 का अधिनियम है। तो इसका जवाब होगा वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। ये बात आप याद रख लेंगे क्योंकि हमने पूरी क्लास में थ्योरी में इसकी बात नहीं की थी। तो 2006 का ये अधिनियम है जो वन में रहने वाले वनवासियों को उनके अधिकारों की बात करता है। डिस्क्रिप्शन आप इसका पढ़ के आगे बढ़ेंगे। सवाल अगला आपके सामने ये है भाई साहब कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। भारत में एससी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची राज्य विशिष्ट है, या 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में से पंजाब की अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। हमने जब जनगणना की बात करी थी 2011 की, तो हमने देखा था कि पंजाब में जो अनुसूचित जातियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे इसका जवाब क्या होगा कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है क्या। तो आप मुझे बताएं क्या ये राज्य विशिष्ट है, क्या ये राज्य सूची में आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियाँ हैं उनमें से आप मुझे बताएं क्या ये राज्य सूची में आते हैं। ऐसी कोई बात हमने करी थी पूरी क्लास में, तो ऐसी बात तो हमने साहब नहीं करी। तो केवल क्यू इसमें मुझे दिखाई दे रहा है जो कि सही है, तो ऑप्शन डी। लेकिन आप सवाल को पढ़ें, देखिए आप ये देखें कि केवल क्यू तो इसमें सही है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। यहीं हम गलती कर जाते हैं जब हम क्वेश्चन को ठीक नहीं पढ़ते। तो सही क्वेश्चन कैसे गलत होता है ये आप समझ गए होंगे। लाइव उदाहरण आपके सामने मिल गया। गलत की बात कर रहा है तो केवल पी गलत है। इस सवाल का सही जवाब सी लगा के आप आगे बढ़ेंगे। गलत है क्योंकि अनुसूचित जनजाति संबंधित विषय संसद के द्वारा बनाया जाता है यानी कि केंद्र सरकार इसमें कानून बनाती है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से वर्ष 2015 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत तालिका में जोड़ा गया आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार और धमकी देना सही है। ये काम करवाना ये भी सही है। SC ST जाति के नाम पर गाली, ये बात भी सही है। यानी कि चारों इसमें सही है। ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब लगा के आप आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं 2015 के संशोधन की। जो 2015 में SC ST एक्ट में संशोधन हुआ, इसमें क्या बात की गई कि जो अपराध है उन्हें अत्याचार कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रख लेंगे। जो भी अपराध होंगे उन्हें अत्याचार कहा जाएगा, ये वर्ष 2015 के संशोधन ने कहा। इसके अलावा कोई भूमि, इनका आजीविका या ज़मीन छीनने का प्रयास करता है, ये एक प्रावधान किया गया। इनका बहिष्कार किया जाता है सामाजिक, ये प्रावधान किया गया। और महिलाओं के सम्मान से जुड़े हुए मामले इसमें जोड़े गए। तो ये 4 बातें आप याद रख लेंगे। 2015 के संशोधन में ये 4 बातें जोड़ी गई। आगे हम बढ़ते हैं। और क्या चीज़ें हैं। पीड़िता के बयान को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो पीड़ित व्यक्ति है जो बयान दे रहा है उसे प्राथमिकता दी जाएगी इस मामले में। और उसके बयान सुरक्षित स्थान पर लिए जाएंगे। महिला है तो महिला अधिकारी उसके बयान लेगी। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को टाइम बाउंड किया गया। FIR के 6 माह के भीतर आरोप पत्र, यानी पुलिस जो चार्जशीट लगाएगी, पुलिस अपनी जांच करके न्यायालय को जब भेजती है चार्जशीट, तो वो 6 माह के अंदर इन्हें काम करना पड़ेगा। और कोर्ट भी सुनवाई फास्ट ट्रैक करेगा। ये 2015 में जोड़ा गया। और शिकायत झूठी है ये कह के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता, ये संशोधन 2015 में किया गया। और पुलिस स्वयं झूठा घोषित नहीं कर सकती, ये बात इसमें बताई गई। कहा गया कि पुलिस प्रोसिक्यूशन के बिना, ये न्यायालय तय करेगा मामला झूठा है कि नहीं, आप केवल अपने साक्ष्य देंगे। चार्जशीट लगा के आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन 2018। 2015 के संशोधन की हमने बात करी और 2018 के संशोधन की तरफ हम बढ़े। कहता है कि कौन सी धारा जोड़ी गई। हमने देखा था कि 18A जोड़ी गई। 2018 का संशोधन हमने पढ़ा। 18 से याद रखेंगे। 18 में 18 नंबर की धारा में संशोधन 18A को जोड़ा गया। 18A में वही अग्रिम जमानत पर प्रतिषेध की बात हुई थी। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। तो आयोगों की बात 338 में हमने की थी। 338 आप याद रख लेंगे। 338A B 2 की बात हुई थी जनजातियों के लिए, और ये SC के लिए, ये OBC के लिए। बिल्कुल आप याद रख लेंगे ये बात। धारा 60 यदि आपको याद रखनी है तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। धारा 60 के अंदर शपथ की बात होती है महामहिम राष्ट्रपति की। 210 और 150 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लें। 210 है विधानमंडल में भाषाओं की बात करता है कि राज्य के विधानमंडल में जो भाषाएं बोली जाएंगी उनके बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 150 लेखाओं के प्रारूप की बात करता है। जो लेखा और महालेखा आपने समझे होंगे, वो कैसे रिपोर्ट देंगे, उसके प्रारूप क्या होंगे, इनकी बात करता है 150, जो महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति आयोग यानी SC आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 338 में इसकी बात हुई।
अनुसूचित जनजाति आयोग की जो 89वें संशोधन 2003 में इसमें अमेंडमेंट होते हैं, और 338A बनता है एससी के लिए, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे, यानी 5 लोगों से मिलकर ये बनता है, और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि आयोग बनता कैसे है, तो ये आप समझ लें 5 लोगों से बन के मिलता है। 102वां संशोधन होता है संविधान में 2018 में, और 338B जोड़ा जाता है, जिसकी हमने बात करी थी शुरुआत में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है, इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, वही 5 लोग। और 342A भी जोड़ा जाता है इसी संशोधन में, और ये कहता है कि केंद्रीय सूची को परिभाषित करता है और केवल संसद को अधिकार देता है उस सूची को परिभाषित करने की, और राज्य सरकारें अब ओबीसी सूची बना सकती हैं, लेकिन केंद्र की सूची में बदलाव केवल संसद करेगी। यानी कि ओबीसी की सूची ओबीसी राज्य अपने लिए अलग से डिक्लेयर कर सकता है। जैसे आप समझते होंगे जाटों के लिए यूपी में ओबीसी है, लेकिन केंद्र में जनरल लगता है। यही बात यहाँ पर क्लियर हो गई इस 342A के तहत। एससी और एसटी के लिए पहले एक ही आयोग था, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। खैर आगे बढ़े हम और वीडियो के आखिरी में, क्योंकि वीडियो मुझे जल्दी जल्दी इसलिए ख़त्म करनी पड़ी क्योंकि भैया समय हो गया बहुत ज़्यादा, और एक अनुच्छेद को पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से 1 घंटा पर्याप्त है। जो पूज्य गुरुजी देखता हूँ मैं कि 100 वीडियो पढ़ा दी और 2-2 घंटे की यानी 200 घंटे का समय लगा दिया केवल मूल विधि को पढ़ने में। खैर उनसे आप पढ़ रहे हैं तो मैं क्या ही कहूँ, ठीक है आप कहीं से भी पढ़िए, आपकी समझ में आना चाहिए। निश्चित ही जितना डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, जितना यदि अधिक समय हमारे पास है तो जितना डिटेल में जाके पढ़ा जा सकता है उतना डिटेल में हमें पढ़ना भी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं और बाकी चीज़ों पर को भी कवर करना चाहते हैं, तो वो निश्चित ही हमारी वीडियोज़ का सहारा लें। और तरीका वही है, वीडियो देखेंगे, इसके बाद आपको किताब पढ़नी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, किताब से अपने आप PDF आपको मिल ही जाती हैं। टेलीग्राम चैनल पे तो PDF की ओर से निश्चिंत रहें, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी जितने बच्चे जुड़े हैं। और लाइक कर दें, कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ आपकी समझ में नहीं आई, क्या कन्फ्यूजन आपका रह गया, वो बात कमेंट में लिख दें, वो मैं निश्चित ही दूर कर दूंगा आपके कन्फ्यूजन। और शेयर जरूर कर दें, कुछ मेरी आपसे डिमांड नहीं, कोई फीस नहीं है इसके बदले में, बस इतनी सी बात कि जब भी आप ये वीडियो देखें वीडियो का लिंक उठाएं। जो बच्चे UPSI की, कांस्टेबल की, या जिनके भी एग्जाम में मूल विधि पूछा जाना है या बेसिक किसी को जानकारी लेनी है कानून की, उस व्यक्ति को शेयर कर दें, आपके जितने ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करवा दें यार दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दें, ताकि मन लगे, मोटिवेशन मिले मुझे भी काम करने का। तो सभी साथियों से मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बात करेंगे मानवाधिकारों की, वो टॉपिक जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मूल विधि का ऐसा टॉपिक जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की जहां से संभावना रहती है, मानवाधिकारों की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। सबको जय हिंद, राम राम, नमस्ते।